वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। Hello and welcome to our English spoken course, the English Talk Class 2. In the first class, we have learned that how can we translate one line in English from Hindi. And in this class, we will translate 10 sentences in English from Hindi. This is our practice work. जैसा कि पहली क्लास में हमने देखा कि एक लाइन की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, फिर उसमें आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए थे जिनको आपको ट्रांसलेट करके बताना था। तो आज हम उन्हीं के आंसर्स को देखेंगे कि इन लाइनों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस वर्क है। आज का पहला सेंटेंस है, आज मैं आम खा रहा हूं। जैसे कि एक लाइन है, कोई भी लाइन ट्रांसलेट करनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। इन पांचों का मतलब क्या है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिया गया है। सब्जेक्ट मतलब जिस शब्द के बारे में लाइन बोली जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, लाइन के लास्ट में आने वाले शब्दों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फिर आती है मेन वर्ब, कोई भी कार्य या क्रिया उसे मेन वर्ब कहते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट, बचा हुआ सेंटेंस ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि रूल क्या है कि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद सीधे टाइम को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब चीजों को ढूंढ लेना है सेंटेंस में। जो बचेगा वो अपने आप बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसलिए ऑब्जेक्ट का मतलब है बचा हुआ वाक्य या बचा हुआ सेंटेंस। फिर बात आती है टाइम, टाइम मतलब समय, मतलब ऐसे शब्द जो अपने आप में समय यानी टाइम के बारे में बताते हो वो समय कहलाते हैं। तो ये पांचों चीजें अच्छे से सबसे पहले आपको याद कर लेनी है। उसके बाद आप बस इन पांचों को ढूंढो, इस रूल के अकॉर्डिंग लगाओ, बनती रहेगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आज मैं आम खा रहा हूं। ये एक लाइन है आपके सामने। आपको इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस शब्द के बारे में लाइन बोली जाए। तो यहां आज मैं आम खा रहा हूं, आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। ये मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, लाइन के लास्ट में आने वाले शब्दों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये लाइन के लास्ट में आ गया रहा हूं, ये होगी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, कोई भी कार्य या क्रिया। तो काम क्या है अपने आप में यहाँ पर? खा, मतलब खाना। खाना एक क्रिया है, हो गई मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट ढूंढते नहीं हम, मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या ढूंढते हैं? टाइम। तो टाइम मतलब समय, जैसे कि यहाँ पर है आज। तो आज क्या हो गया? ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, अब जो बचा क्या? आम। जो बच गया ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से पांचों चीजें सबसे पहले हमें इस लाइन में ढूंढ लेनी है। ढूंढने के बाद अब इनको इस रूल के अकॉर्डिंग लगानी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। हेल्पिंग वर्ब रहा हूं, कंटिन्यू टेंस है, तो आई के साथ कंटिन्यू में इज या आर में से लगता है एम। ठीक है, जैसे कि पहले बताया था कि जब तक आप टेंसेस नहीं कर लेते तब तक आपको हेल्पिंग वर्ब मैं बताता रहूंगा। जैसे ही आप टेंसेस कवर कर लोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब पूछनी नहीं पड़ेगी, वहां आप खुद ही समझ जाओगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी। अब बारी है मेन वर्ब की। मेन वर्ब है खाना। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईटिंग। ठीक है, हालांकि ये भी मेन वर्ब से है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे जाकर के आप सब समझोगे क्या होती है ये। फिलहाल खाना के लिए आएगा ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आम। आम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंगो। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब है टाइम। टाइम है आज। आज मतलब टुडे। आज मैं आम खा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश हो गई आई एम ईटिंग मैंगो टुडे। ठीक है, ये हो गई एक लाइन की इंग्लिश। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की। तो यहां पर है, आजकल हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आपको वही रूल याद होना चाहिए। जिसको अच्छे से याद हो गया है वो बिना रूल लिखे डायरेक्ट इंग्लिश बना सकते हैं, लेकिन जिसको याद नहीं हुआ तो स्टार्टिंग में जब तक याद ना हो तब तक आप हर सेंटेंस के बाद एक बार रूल लिखेंगे, फिर उसी रूल को फॉलो करेंगे कि पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। उससे इंग्लिश गलत नहीं बनेगी। जो बिना रूल के डायरेक्ट इंग्लिश बनाएंगे और रूल याद भी नहीं है तो वो कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं कौन सा शब्द पहले आएगा, किसकी इंग्लिश पहले आएगी, कैसे बनेगी, वो कंफ्यूजन में जीते हैं। तो ध्यान रहे, स्टार्टिंग में आपको रूल से ही इंग्लिश बनानी है। जब अच्छे से रूल याद हो तो छोड़ सकते हो। तो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। आजकल हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, यहां पर किस शब्द के बारे में बात हो रही है? हम। ये हम हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लाइन के लास्ट में आने वाले, तो रहे हैं लाइन के लास्ट में आ गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, कोई भी कार्य या क्रिया, तो यहाँ काम क्या है? बोलना, तो बोलना हो गया मेन वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं है, टाइम ढूंढ लो। आजकल, आजकल जो है ये है हमारा टाइम। जो बच गया, क्या बचा? अंग्रेजी। जो बच गया वो बन गया ऑब्जेक्ट। अब रूल के सीरियल में लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। फिर उसके बाद
सब्जेक्ट हो गया, फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो रहे हैं कंटिन्यू टेंस है जिसमें इज एम आर होता है और वी के साथ लगता है इनमें से आर। हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। फिर चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब है बोलना, स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, मेन वर्ब भी हो गई। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी जिसको कहेंगे इंग्लिश। फिर ऑब्जेक्ट के बाद चाहिए हमें टाइम। टाइम है आजकल जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउअडेज। आजकल हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इसकी इंग्लिश हो गई वी आर स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज। तो ये हो गई इसकी इंग्लिश। इस तरह से एक एक लाइन की इंग्लिश बनाते हैं। तो ये हो गए पहला और दूसरा। अब करते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है कल वह जयपुर जा रहा था। फिर रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए। कल वह जयपुर जा रहा था, तो कौन जयपुर जा रहा था? सेंटेंस किसके बारे में है? वह शब्द के बारे में। वह हो गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, लाइन के लास्ट में आने वाले शब्द हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब, कोई भी काम, जयपुर जा रहा था, जाना मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट ढूंढते नहीं, टाइम पर आ जाते हैं। टाइम है कल, तो कल हो गया टाइम। बचा क्या? जयपुर। जो बच गया वो बन गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सबसे पहले पांचों को ढूंढ लेना है। अब इन पांचों के सीरियल में लगा दो। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा वह। वह कोई मेल हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। इस तरह के वर्ड मीनिंग ना बताओ तो वर्ड मीनिंग जो आपको कल बताई गई है उनको नोट करके आप वहां से देख सकते हैं। ये आ गया सब्जेक्ट। फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब रहा था मतलब पास्ट, तो पास्ट में कंटिन्यू होती है वोज और वर। उनमें से ही के साथ लगती है वोज। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं कि ही के साथ वोज लगता है, पास्ट में वोज और वर होता है। ये टेंस पढ़ोगे तो वहां आपको दिखेगा कि पास्ट में होता है वोज वर, प्रेजेंट में होता है इज एम आर, फ्यूचर में होता है शैल बी विल बी। तो इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि आप जब टेंस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पूछनी नहीं पड़ेगी, जब तक आप पूछ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब है जाना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट जयपुर। जब भी किसी चीज की ओर अग्रसर होते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसके आगे टू लगता है, गोइंग टू जयपुर। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर टाइम है कल। कौन सा कल है? था, मतलब पास्ट। तो बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, क्योंकि एक आने वाला कल भी होता है जिसको हम टुमारो कहते हैं। तो हिंदी है कल वह जयपुर जा रहा था। इंग्लिश बन गई ही वॉज गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से एक एक लाइन की इंग्लिश बनती है। फिलहाल आप प्रैक्टिस लेवल पर हो, इसीलिए आपको बार बार इस रूल पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस करते 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 आपको ये रूल इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि जब भी आप कोई लाइन हिंदी में सोचोगे तो तुरंत दिमाग में पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन ऑब्जेक्ट टाइम बन गई इंग्लिश। तो ये प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा करनी है कि आप परफेक्ट बन जाए। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो इसी को कहते हैं कि प्रैक्टिस किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। कल मैं एक किताब लिख रहा हूंगा। तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, किस शब्द के बारे में बात हो रही है? मैं एक किताब लिख रहा हूंगा, मतलब मैं के बारे में बात हो रही है। मैं हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लास्ट में रहा हूंगा, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब है यहाँ पर लिखना, तो लिखना हो गई मेन वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे नहीं। टाइम क्या है? कल, तो कल हो गया हमारा टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा? एक किताब। अब जरूर नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक शब्द का ही रहे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। आगे आगे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लाइन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब यह है जो बच जाए। तो बचने में तो एक शब्द भी बच सकता है, बहुत बड़ी लाइन भी बच सकती है। जो भी बचे पूरा ऑब्जेक्ट होता है। अब बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे सेंटेंस आने पर। अब ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश चाहिए। सब्जेक्ट है मैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू में शैल बी विल बी होता है, जिसमें से आई के साथ लगता है शैल बी, आई शैल बी। फिर मेन वर्ब चाहिए जो क्या? लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट है एक किताब, अ बुक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद चाहिए टाइम जो कि है कल, फ्यूचर वाला कल है, तो इसके लिए इंग्लिश आएगी टुमारो। ठीक है, कल मैं किताब लिख रहा हूंगा, आई शैल बी राइटिंग अ बुक टुमारो। तो इस तरह से इस लाइन की इंग्लिश होगी। तो बढ़ते हैं आज के पांचवें सेंटेंस की तरफ। पांचवा सेंटेंस है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। इसकी इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट की किस शब्द के बारे में बात हो रही है? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो बात किसके बारे में कर रहे हैं हम? दिल्ली। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट।
फिर हेल्पिंग वर्ब लाइन के लास्ट में आने वाले, इस बार सिर्फ है लास्ट में है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब, अब मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्या हमारे कोई काम है, क्या देश कोई काम है, क्या की कोई काम है, क्या राजधानी कोई काम है, मतलब इसमें काम है ही नहीं। तो अब ये थोड़ी नई चीज ध्यान रखनी है साथ में कि इस रूल में जो 5 चीजें हैं उनमें से अगर कोई एक चीज यहाँ सेंटेंस में ना हो तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मेन वर्ब नहीं है इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की जगह छोड़ के उसकी जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, ऐसे आगे बढ़ जाना है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में 5 चीजें हो, जो नहीं है उसको छोड़ के अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो मेन वर्ब इसमें है ही नहीं, फिर ऑब्जेक्ट तो लास्ट में देखेंगे। टाइम देख लेते हैं। अब टाइम क्या है, हमारे कोई टाइम नहीं है, देश टाइम नहीं है, की कोई टाइम नहीं है, राजधानी टाइम नहीं है, मतलब कि इस लाइन में टाइम भी नहीं है। तो वही चीज कि टाइम नहीं है तो टाइम को छोड़ो, जो है उसको देखो। तो ना तो मेन वर्ब है ना टाइम है, जो बचेगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से ये हमारे देश की राजधानी, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जैसा अभी मैंने बताया था पिछले सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, 2 भी और उससे ज्यादा भी। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट एक बड़े शब्दों का समूह आ गया। और इस तरह से जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो, शब्दों का समूह हो, इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड। इसको कैसे बनाते हैं वो भी सीखना है आपको इसी सेंटेंस में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली। फिर ये नॉन वर्बल है, इसमें भी इज-एम-आर होता है। कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ लगता है इज, दिल्ली इज। फिर अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि मेन वर्ब तो है नहीं, सीधा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे देश की राजधानी, ये पूरा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि जो स्टार्टर होते हैं वो इस होते हैं कि जो पहला शब्द है हमारे, इसको इंग्लिश में कहते हैं अवर, अवर। फिर देश, कंट्री। फिर की, ऑफ। फिर राजधानी, कैपिटल। कई बार इसी तरह से क्रम में लगा देते हैं जो नए सीखने वाले होते हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है कि सीधी इंग्लिश नहीं आती। जब भी कंपाउंड वर्ड हो तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो जैसे की है, इस तरह से छोटे छोटे शब्द जोड़ने वाले होते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे का, के, की, से, के लिए, मैं, पर। इस तरह के छोटे छोटे शब्द जो अन्य शब्दों को जोड़ करके एक अर्थ बनाते हैं, इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। इनको सबसे पहले आपको सर्कल करके और इनकी इंग्लिश इनके साथ में लिख लेनी है ऊपर। तो का, के या की, इन सबको क्या कहते हैं, ऑफ। इन सबकी वर्ड मीनिंग आपको वर्ड मीनिंग के सेक्शन में मिल जाएगी। फिर इंग्लिश कैसे बनेगी, बस छोटा सा फंडा है कि ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं इनको इंग्लिश लिख ली सर्कल में। फिर जो पीछे का हिस्सा है इसकी इंग्लिश आती है आगे, और जो आगे का हिस्सा है इसकी इंग्लिश आती है पीछे। ये कंपाउंड वर्ड का रूल ध्यान रखना कि आपको कंपाउंड वर्ड ऐसा मिल जाए जिसमें बीच में जोड़ने वाले शब्द हो तो पहले इंग्लिश कैसी आएगी, जो पीछे है पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ऐसे पीछे से आगे की तरफ चलना है। अगर इसके अलावा यहां भी कोई जोड़ने वाला शब्द होता तो इधर भी सर्कल लगता और इधर भी सर्कल के साथ वर्ड का नाम आ जाता, तो इंग्लिश कैसे होती। तो आपको बिल्कुल पीछे से ही स्टार्ट करना है। पहले इसकी इंग्लिश, फिर जोड़ने वाला शब्द, फिर बीच वाले वर्ड की इंग्लिश, फिर जोड़ने वाला शब्द, फिर इस वाले वर्ड की इंग्लिश। मतलब जब लंबा ऑब्जेक्ट हो उसमें बीच में जोड़ने वाले कई शब्द हो तो इंग्लिश कैसे बनती है, सबसे पहले आएगी जो लास्ट में वर्ड है उसकी इंग्लिश, फिर जोड़ने वाला शब्द, फिर बीच वाले वर्ड, फिर जोड़ने वाला वर्ड। इस तरह से पीछे से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये है कंपाउंड वर्ड की इंग्लिश बनाने का रूल। ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है। आगे हम और भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट करेंगे, वहां और थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा है जोड़ने वाला शब्द है तो जो पीछे वर्ड है पहले इसकी इंग्लिश आएगी राजधानी, तो इसके लिए लिखेंगे द कैपिटल। फिर की के लिए इंग्लिश होती है ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे देश, मीन्स आवर कंट्री। तो हिंदी है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और उसकी इंग्लिश बन गई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। इस तरह से इंग्लिश बनाई, और ऑब्जेक्ट में हमने नया भी सीखा। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे अगले सेंटेंस में भी थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। आज वह इस किताब के पहले 2 पेज पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ रहा है, वह। तो ये वह शब्द के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये तो हो गया सब्जेक्ट। फिर ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब। लाइन के लास्ट में आने वाले शब्द रहा है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। फिर ढूंढेंगे मेन वर्ब की काम क्या है, पहले 2 पेज पढ़ रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना हो गया मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में बचेगा ऑब्जेक्ट अपने आप। तो अब क्या देखेंगे, टाइम। टाइम क्या है, आज। तो आज जो है वो ऐसा शब्द है जो समय बता रहा है, इसलिए हो गया टाइम।
अब क्या बचा, इस किताब के पहले 2 पेज, ये इतना बड़ा, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कई बार बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है। रूल बनाने का वही है, सिंपल फंडा, कि पहले छोटे छोटे जो जोड़ने वाले शब्द हैं प्रीपोजिशन, उनको ढूंढो, उनको सर्कल करके उनकी इंग्लिश लिखो और पीछे से आगे की तरफ बढ़ते रहो, बन गई इंग्लिश। बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह अगर मेल है तो क्या होगा इंग्लिश में, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, रहा है, कंटिन्यू, इज एम आर, तो ही के साथ लगता है इज। फिर हेल्पिंग हो गई। अब मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने के लिए होगा रीडिंग, इज रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इस किताब के, जोड़ने वाले शब्द आ गया के, इंग्लिश ऊपर लिख लो ऑफ, पहले 2 पेज, और कुछ भी जोड़ने वाला नहीं है। तो अब नियम क्या है कि जोड़ने वाले शब्द के जो पीछे हिस्सा है पहले इसकी इंग्लिश आएगी, और यहाँ थोड़ा और ध्यान देना कि नियम ये कहता है जो जोड़ने वाला शब्द है उसके जो पीछे लिखा है उसकी इंग्लिश आएगी आगे, और जो आगे लिखा है उसकी इंग्लिश आएगी पीछे, मतलब हमें ऐसे पीछे से आगे की तरफ बढ़ना है। अब पीछे क्या लिखा है, पहले 2 पेज, इंग्लिश बनेगी फर्स्ट 2 पेजेस। तो इनको इसी क्रम में लिखना है, फर्स्ट 2 पेजेस। ये कई बार गलती हो जाती है बच्चों से कि हम क्या करते हैं, जैसे नियम है कि पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड पीछे से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ है पहले 2 पेज, नियम तो है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट 2 पेजेस, लेकिन पीछे से आगे बढ़ने की आदत में क्या कर देते हैं, पेजेस टू फर्स्ट। ये तो हो गई गड़बड़। तो इस तरह की गड़बड़ नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रीपोजिशन होता है इसके पीछे का जो भी हिस्सा है उसको इंग्लिश में तो सीधा ही लिखना है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट में नियम ये है कि पहले पीछे के हिस्से की इंग्लिश आएगी सीधी, फिर ये हिस्सा, फिर आगे के हिस्से की इंग्लिश आएगी सीधी। मतलब एक हिस्से में अगर 2-3 शब्द हैं तो उनकी इंग्लिश सीधी ही चलेगी, ठीक है। तो पीछे का हिस्सा क्या है, पहले 2 पेज, फर्स्ट 2 पेजेस, फर्स्ट 2 पेजेस। फिर ये जोड़ने वाला शब्द प्रीपोजिशन ऑफ, फिर आगे है इस किताब, दिस बुक, इसकी इंग्लिश होगी दिस बुक। अब देखो बन गई इंग्लिश। आज वह इस किताब के पहले 2 पेज पढ़ रहा है, इसकी इंग्लिश हो गई ही इज रीडिंग फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ दिस बुक। आसान है बहुत अच्छे से, कितना भी लंबा ऑब्जेक्ट होता जाए घर बनाने वाली कोई बात नहीं है। नियम एक ही है कि पहले से प्रीपोजिशन जो है इनको ढूंढो, फिर पीछे से आगे की तरफ बढ़ते रहो, बन गई इंग्लिश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब बनाते हैं 7वें सेंटेंस को। देखिए काफी बड़ा सेंटेंस है, रूल को फॉलो कीजिए, जल्दी बन जाएगा। अब मैं राजस्थान के भरतपुर के मशहूर अमरूद खरीद रहा हूं। नियम है सब्जेक्ट ढूंढो। अब मैं राजस्थान के, तो कौन, मैं हो गया सब्जेक्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब लाइन के लास्ट में आने वाले, रहा हूं। मेन वर्ब काम क्या है, मशहूर अमरूद खरीद रहा हूं, तो खरीदना मेन वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, टाइम है अब, तो ये अब टाइम है। बाकी जो बच गया पूरा है ऑब्जेक्ट। बचा क्या, राजस्थान के भरतपुर के मशहूर अमरूद, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में करना कुछ नहीं है आपको, जोड़ने वाले सब ढूंढो। राजस्थान के बाद यह है के, इंग्लिश है ऑफ, भरतपुर के, इंग्लिश है ऑफ, मशहूर अमरूद, बस इतना ही है। लगाओ रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में कहेंगे आई। फिर हेल्पिंग वर्ब रहा हूं, कंटिन्यू, इज एम आर, उनमें से लगेगा एम, आ गया एम हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब खरीदना, बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट राजस्थान के भरतपुर के मशहूर अमरूद, तो सबसे पहले जो पीछे का हिस्सा है उसकी इंग्लिश, फिर जोड़ने वाला शब्द, फिर अगला हिस्सा, फिर जोड़ने वाला शब्द, फिर अगला हिस्सा, ऐसे पीछे से बस आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही बनता है बड़ा वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंपाउंड वर्ड। तो सबसे लास्ट में क्या है, मशहूर अमरूद, मतलब कि फेमस गुआवास, फिर ऑफ, फिर भरतपुर, फिर ऑफ राजस्थान, ऑफ शॉर्ट में राजस्थान। तो इस तरह से इस लाइन की इंग्लिश बन गई। अब मैं राजस्थान के भरतपुर के मशहूर अमरूद खरीद रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो गई आई एम बाइंग फेमस गुआवास ऑफ भरतपुर ऑफ राजस्थान। इस तरह से बड़ी बड़ी लाइनें आप बना सकते हैं, बस रूल को फॉलो करते रहें। बढ़ते हैं आज के 8वें सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है, आजकल हम दिल्ली के दक्षिणी गांव में रह रहे हैं। सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब रहे हैं, ये होगी हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब गांव में रहना, ये जो रहना है ये होगी मेन वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे नहीं, टाइम है
आजकल। उसके बाद जो बचेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो बचा क्या, दिल्ली के दक्षिणी गांव में तक ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं, के, जिसकी इंग्लिश होगी ऑफ। दक्षिणी गांव में, ये में भी जोड़ने वाला शब्द है जिसको इंग्लिश में इन कहते हैं, ये भी कंपाउंड वर्ड में जोड़ने वाला प्रीपोजिशन कहलाएगा। अब बनाओ इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है हम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी। फिर हेल्पिंग वर्ब, इस एम आर में से लगेगा वी के साथ आर। फिर मेन वर्ब है रहना, रहना मतलब लिविंग। उसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, दिल्ली के दक्षिणी गांव में, तो सबसे लास्ट में क्या है, में की इंग्लिश क्या आएगी, इन। फिर अगला साथ दक्षिणी गांव, सदर्न विलेज, सदर्न विलेज। फिर उसके बाद है ऑफ, फिर उसके बाद है दिल्ली। बन गई इंग्लिश। तो हिंदी है आजकल हम दिल्ली के दक्षिणी गांव में रह रहे हैं, और इंग्लिश हुई वी आर लिविंग इन सदर्न विलेज ऑफ दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस और फास्ट होती जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नौवां सेंटेंस है, इस समय भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है, इस समय भारतीय टीम की बात हो रही है, क्योंकि इस समय ये तो क्या है, समय, टाइम। तो बात किसकी हो रही है, भारतीय टीम की, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब लाइन के लास्ट में रही है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना हो गया मेन वर्ब। उसके बाद टाइम, इस समय, ये हो गया टाइम। ऑब्जेक्ट जो बचेगा, बचा गया बहुत अच्छा, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। लगाओ सबको सीरियल में। सबसे पहले सब्जेक्ट भारतीय टीम, मतलब कि इंडियन टीम। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रही है इज एम आर, तो यहां पर इज एम आर में से लगेगा आर, क्योंकि इंडियन टीम, टीम के साथ प्लूरल लगता है आर। उसके बाद है खेलना, जिसे कहेंगे प्लेइंग, खेलना हो गया हमारा मेन वर्ब। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बहुत अच्छा, वेरी वेल। ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में है टाइम, इस समय मतलब दिस टाइम। इस तरह से जल्दी इंग्लिश बनानी है आपको। इस समय भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इंडियन टीम आर प्लेइंग वेरी वेल दिस टाइम। ठीक है, सेम ऐसे अगला सेंटेंस है, मुझे आजकल जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है। देखो कुछ सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हुए उसके सेंस को, उसके अंदाज को थोड़ा सा बदल करके भी इंग्लिश बनानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर मुझे आजकल जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मुझे मतलब सब्जेक्ट में मैं हूं, तो मैं को अपने आप को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। वैसे तो मुझे हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना, रहा है हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब है मजा आना, इंजॉय जिसे कहते हैं। उसके बाद आजकल हो गया हमारा टाइम। फिर जिंदगी में बहुत, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब है एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग अ लॉट इन लाइफ, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और टाइम है नाउअडेज। मुझे आजकल जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है, इसकी इंग्लिश होगी आई एम एंजॉइंग अ लॉट इन लाइफ नाउअडेज। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि आपको ये नहीं सोचना है कि आई तो मैं के लिए आता है, लेकिन यहाँ तो है मुझे। तो मुझे जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है, तो ये बात कौन कह रहा है, मैं। और मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं को खुद को इंग्लिश में क्या कहेगा, आई। तो इस तरह से कई बार सेंटेंस को, सेंस को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग चेंज करना भी पड़ता है। तो ये हुए हमारे आज के 10 सेंटेंस। अब आपको अपना रिजल्ट बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको प्रैक्टिस में जो 10 सेंटेंस मिले थे उनमें से कितने आपके सही निकले, कितने आपके गलत हैं। ईमानदारी से बताना है, क्योंकि जो गलत निकले हैं अब यहां से आपको समझ करके उस सेंस को दिमाग में बिठाना है। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सिलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।